दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की किल्लत का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस रफ्तार से अभी फिलहाल टीके लग रहे हैं उससे देश भर में टीका लगाने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली कोरोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं, पंकज उपाध्याय मुंबई से, शिवेंद्र इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ है। लेकिन पहले दिल्ली, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार फिर से यही बात कह रहे हैं कि टीके की कमी है और टीका बहुत ज्यादा दिन का बचा नहीं है। सियासत इस पर लगातार गरमाई हुई है। पंकज, नवजोत, हम आपको सबसे पहले वो आंकड़े बताते हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। काफी अहम ये आंकड़े हैं। 10 मई की सुबह तक दिल्ली में कोवैक्सीन के 47,980 डोज ही बाकी बचे थे और हम बात करें कोविशील्ड की तो 2,26,480 डोज ही कोविशील्ड के बाकी थे। आज 11 मई हो गई है। जहां हम मौजूद हैं पीछे आप लंबी कतार देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दिन में 1 लाख के आसपास अगर दिल्ली सरकार डोज लगाने की बात कह रही है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अगले 3 दिन का ही डोज दिल्ली सरकार के पास बचा है। शाम तक दिल्ली सरकार ने इंतजार करने की बात कही है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार को उतना स्टॉक मिल पाएगा जितनी वो मांग कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ दिल्ली में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि जो युवा हैं वो कोविन ऐप पर स्लॉट ढूंढते नजर आ रहे हैं। उन्हें स्लॉट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि वैक्सीन की कमी है। तो इस कमी को कैसे पूरा करेगी सरकार, ये भी देखना होगा। पंकज, जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि वो बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ टीके की कमी की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग भी जा रहे हैं और वहां पर भी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाइए पीछे की। बिल्कुल, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप लंबी कतार यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ यहाँ जो नजदीक में पार्क है स्कूल से सटा हुआ, वहाँ पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो यूथ यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना वक्त लगा आपको ये अपॉइंटमेंट लेने में। मैं 2 दिन से इस पर ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर जा करके मुझे एक स्लॉट मिलता है। मुझे और मेरी सिस्टर को साथ में लेते हैं, तो उसके अंदर भी मतलब काफी टाइम लगा था हमें कि बार क्लिक करो, फिर उसके बाद आज यहाँ पर। कितने घंटे तक ट्राई करते रहे? मतलब ट्राई तो जब हमें अपडेट मिल गया तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल दिया था, तो उस पर अपडेट मिल गया था मुझे कि अब आ रही वाली है सीट, तो मैंने उसी समय तो किया, तो उसमें 10 मिनट के अंदर हो गया था मेरा। युवाओं को बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाने की बात हो रही है। आप मानते हैं कि जिस तरह की कमी का जिक्र हो रहा है दिल्ली में, ये नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। लाइक अभी जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है दिल्ली सरकार ने, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट आ जाते हैं और सारी जगह भी अपडेट आ जाते हैं, उससे बहुत इजीली हमें अपॉइंटमेंट मिल जा रहे हैं। लाइक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही अपडेट आया, आई गेट द अपॉइंटमेंट इन जस्ट 30 मिनट्स। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि किसी को जद्दोजहद करनी पड़ी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। लौटती हूँ पंकज उपाध्याय से एक तस्वीर। पंकज, वहां की तस्वीर भी दिखाइए और साथ ही साथ देखिए, एक राहत की खबर कम से कम वहां से ये आ रही है कि नंबर्स कम हुए हैं।
नवजोत, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं मुंबई के कामा अस्पताल से सीनियर सिटीजन्स के बीच में। यहां पर देखिए किस तरीके से शोरगुल बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन फैसिलिटी में, क्योंकि यहां पर कोवैक्सीन की सिर्फ 250 डोज हैं आज के लिए। और कई जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बीच में अब डर है, क्योंकि घंटों से वो यहां इंतजार कर रहे हैं। अब डर इस बात का है वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके सामने तस्वीरें देखिए किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स वहां पर डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। अब ये अमूमन तमाम जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां का यही हाल है। इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव जो है जितनी विगरसली चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पा रही है नवजोत। कारण उसका यही है कि वैक्सीन की बहुत ज्यादा किल्लत है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, आने वाले दिनों में ये बड़ा फैसला ले सकती है राज्य सरकार कि 18 से 44 साल की उम्र का जो एज ग्रुप का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको शायद सस्पेंड करना पड़े। बिल्कुल। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने यह कहा है। कोवैक्सीन की अगर बात करें तो सिर्फ 35,000 वैक्सीन कोवैक्सीन की हैं डोसेस, लेकिन 5 लाख लोग कतार में खड़े हैं। इसलिए फैसला यह लिया गया है कि 3 लाख कोवैक्सीन की जो डोसेस 18 से 44 साल के लिए रखी गई थी उनको। इस पर अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मौजूद है। जय प्रताप जी, स्वागत है आज तक पर। पहला सवाल ये, क्योंकि आज जो तस्वीरें आज तक पर हम दिखा रहे हैं लगातार दिख भी रही हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जब लोग पहुंचते हैं केंद्रों पर, पहली बात तो यह लंबी कतारें, भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर। जी, अगर आप 18 से 44 साल के वैक्सीनेशन के विषय में बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 18 से 44 के लोग कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु पर अपना रजिस्टर करेंगे। तत्पश्चात उनका आपको समय सीमा मिलेगा, उसका एक कोविड सेंटर निर्धारित होगा, उसी के हिसाब से उनको आना है। दूसरी बात जो आप देख रहे हैं कई जगह भीड़ आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग को ये मालूम था कि जैसे 45 प्लस का जो हम लोग पहले वैक्सीनेशन करते थे उसमें हमारे पास पर्याप्त डोज होने के नाते हमने उसमें वॉक इन भी शुरू कर दिया था। तो लोगों को ये समझ में आ रहा था कि वॉक इन जब है उधर भी 45 प्लस में, तो 18 to 44 में भी वॉक इन करने में उनको हो जाएगा, जो नहीं हो पा रहा था। हमारे पास जितने डोज हैं उसके हिसाब से हमने पहले 7 जनपद शुरू किया था, उसके बाद हमने 11 जनपद और जोड़े हैं। 18 जनपद में अभी लगातार हमारा चलेगा ये विभिन्न सेंटरों पर, और जितनी डोज हमारी है अभी ये 1 सप्ताह और चलेगी इसमें। जय प्रताप जी, जो तस्वीरें हम लगातार आज तक पर दिखा रहे हैं, देखिए उसमें भी 45 प्लस वाले लोग भी हैं जो कतारों में लगे। पहली बात। दूसरी बात, इस चीज को भी क्लियर कीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बिना अगर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनको वहां नहीं आना चाहिए, तो क्या इस बात को क्लियर किया गया है? क्योंकि पहले अगर 45 प्लस वालों का वॉक इन भी अलाउ कर दिया गया था, तो ऐसे में ये सारी चीजें, ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या लोगों को बताए गए हैं? सभी सेंटर्स में सभी हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से, हमारे और भी अधिकारियों के माध्यम से सभी सेंटर्स में बता दिया गया था कि 45 प्लस पर भी लोग अब रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया होगा उनको टाइम स्लॉट के आधार पर आना पड़ेगा। अब वो फ्री माने जो वॉक इन वाला है वो नहीं अब चलेगा, क्योंकि वहाँ भी हमको कोविड के डोजेज में हमको कुछ कमी आई है, उसमें भी 45 प्लस में जो केंद्र सरकार हमको भेज रही है। जय प्रताप जी, लगातार क्योंकि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तमाम एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स या फिर हर माध्यम से लोगों को इस बारे में सूचित किया गया है कि पहले आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका नंबर आएगा तभी आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचिए। बावजूद इसके बड़ी संख्या में इतनी भारी भीड़ क्यों जुट रही है? बहुत लोग सर्वर क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैला है अब की सेकेंड फेज में, जो म्यूटेट हो चुका है हमारा कोविड-19, अलग अलग प्रकार के बीमारियां बढ़ गई इससे हर आदमी अब ये इनके दिमाग में है कि जल्दी से जल्दी हम अपना वैक्सीनेशन लगा दें जिससे हम सुरक्षित रहेंगे। एक भय बन गया है पूरे पब्लिक के अंदर, और जितना जल्दी हम कर पाएंगे, सरकार भी पूरी तरह तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास में है कि हम जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इस देश में करते हैं उसमें उसको उतना डोज हम हर राज्य में दे दें, जिसमें 18 to 44 भी हमारा चलते रहे, और 45 प्लस का जो हमारा सेकेंड डोज का चल रहा है या जितने भी लोग छूटे हुए हैं फर्स्ट डोज का, उसका भी साथ साथ चल रहे हैं। आपको भी इसका अंदाजा लगाना चाहिए, जब 2 मैन्युफैक्चरर्स हमारे पास हैं पूरे देश में, 2 मैन्युफैक्चरर्स का कोविशील्ड आपका 6 करोड़ प्रति मंथ बनाता है, उसका उत्पादन क्षमता उतना ही है, और कोवैक्सीन आपका 1 करोड़ प्रति मंथ बनाता है, वो उतना वैक्सीन है।
अब ये दोनों वैक्सीन को आप दोनों जोड़ेंगे तो आपका 45 प्लस एंड 18 प्लस ये पूरे देश में हर राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कैसे होगा, ये केंद्र सरकार के साथ इन लोगों ने बातचीत करके अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाने का इन लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जारी रखने के लिए हमने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया है। हमारा प्री बेड क्वालिफिकेशन अभी कल के दिन है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हमसे संपर्क करेंगे कल के दिन, उनकी डिलीवरी और उनके कॉस्ट के माध्यम से हम उनका स्वीकृत करेंगे। तो उसके बाद 21 तारीख को खुलेगा, तब हम उसको डिसाइड करेंगे। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, जिनसे हम बात कर रहे थे। हालांकि शहरों में अलग अलग जगहों पर जहां जहां भी टीकाकरण हो रहा है, तस्वीरें वहां की क्या आ रही वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो शहरों में तो इंतजाम है, अस्पताल है, डॉक्टर है, दवाइयां हैं, लेकिन अगर गांव की बात करें तो पहले भी व्यवस्था शून्य और सिस्टम में सन्नाटा रहा। सवाल यह है कि कोरोना की चपेट में आ चुके गांव इस महामारी से कैसे जूझ रहे हैं। आज तक ने इसी की पड़ताल की। देखिए यूपी के आगरा से रिपोर्ट। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, आज तक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। यूपी के इस गांव में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं, गलियां सूनी हैं। गांव में कोरोना की घुसपैठ की पड़ताल करने आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब आगरा की कुरगमा गांव पहुंचे तो उन्हें हाहाकार और चीत्कार की तस्वीरें दिखी। उन्होंने एक एम्बुलेंस देखी और एक मरीज की दहला देने वाली हालत देखी। गवा गांव में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको पिछले काफी दिनों से बुखार आ रहा था। इनकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और अब इनको यहाँ से आगरा मुख्य अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हालत इस वक्त काफी खराब है। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में इनको इस वक्त बैठाया गया है और इनके परिवार के सदस्यों ने इनको बैठाया है। गांव में जिस तरीके से लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, ये यूपी का ही गांव है। वही यूपी जहां चंद दिन पहले पंचायत चुनाव हुए थे। अब उसका असर गांव गांव में दिखने लगा है। इन गांव वालों की माने तो 20 दिन में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कोरोना का शिकार हुए हैं। इलाज के इंतजाम के नाम पर स्कूल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां आपको मरीजों के साथ साथ व्यवस्था भी चारपाई पर करहाती नजर आएगी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर कुरगवा गांव में कोरोना संक्रमण का इतना ज्यादा कहर यहां पर बरपा हुआ है कि लोगों की जब टेस्टिंग की गई तो उसमें से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है और ये आइसोलेशन सेंटर कोई यहाँ अस्पताल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय कुरगवा विकासखंड एतमादपुर ये लिखा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग चारपाई में इस वक्त लेटे हुए हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से जंग में मुस्तैदी दिखा रहे हैं। इलाज के पुख्ता इंतजामों का दावा किया जा रहा है। पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के ऐसे दावे की सच्चाई आपको गांव में दिख जाएगी। यूपी के गांव में भगवान भरोसे व्यवस्था की असलियत। एक गांव का हाल तो आपने देख लिया। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब करीब के दूसरे गांव बमरौली कटरा पहुंचे तो वहां क्या देखा, आप भी देखिए। 25 से 40 हजार जनसंख्या वाले इस गांव में लगातार दहशत का माहौल है। ये बमरौली कटारा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस गांव के लोगों में एक तरीके का दहशत इस बात को लेकर के है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर लोगों की मौतें हो रही हैं, सुविधाएं किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से इस गांव में नहीं दी गई हैं। इतनी जनसंख्या वाला ये गांव है और इसमें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है उसकी हालत क्या है। यहाँ
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी कमरे हैं, आप देखिए हर एक कमरे के आगे ताला लटका हुआ है और किसी भी तरीके से यहाँ पर ना तो ये ताला कभी खुलता है और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है। हालांकि गांव वालों की तरफ से जो जानकारी मिली है, यहाँ बाकायदे डॉक्टर और नर्स अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर नहीं आते। ये गांव आगरा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ का अस्पताल खुद मरण सत्र है। 35 से 40 हजार आबादी का ये हमारा ग्राम पंचायत है पूरी। इसमें 50 लोग एक महीने के अंदर अभी तक खत्म हो चुके हैं। कोई आज तक कोई आया ही नहीं उसके अंदर, ना कोई नर्स आई, ना कोई आया, ना वैक्सीन बनी, ना कोई वैक्सीन मिलती है, ना कोई दवा मिलती है। आदमी को जनरल भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आगरा भागना पड़ता है। शहर में कहर बरपाने के बाद कोरोना ने गांव का रुख किया, जहां ना तो जागरूकता है ना ही सावधानी, और इंतजाम तो पहले से औंधे मुंह गिरे हुए हैं। त्रासदी और तकलीफ का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। आगरा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे गांव तो गांव ही होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या फिर बिहार के। अब बिहार के सीतामढ़ी के गांव की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे तो हालात हद से ज्यादा खराब दिखे। लोग बीमार हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि मौत कोरोना की वजह से हुई है। का कुछ लक्षण होना ना चाहिए। ऐसा नहीं है, यानी में से 90 लोगों को का कुछ लक्षण नहीं है। आपको डर है, डर लेके आप क्या कीजिएगा? डर लेके आप क्या कीजिएगा? आप चिल्लाते रह गए, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया। बताइए किसको? जिसको मरीजी था उसको इलाज के लिए। सीतामढ़ी के इस गांव ने हार मान ली है। ये मान लिया है कि कोरोना से इस लड़ाई में उनका कोई मददगार नहीं। लोगों ने खुद को ऊपर वाले और किस्मत के हवाले कर दिया। कोरोना के लेकर के स्थिति तो कोरोना के तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं था अभी तक में जी। लोग बूढ़ पुरान लोग मरे हैं। कितने लोगों की मृत्यु हुई एक हफ्ते में? एक हफ्ते में लगभग 4-5 गो आदमी मर चुका है, बूढ़ पुरान। कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है। 8 लोग कितने दिनों में? एक सप्ताह के अंदर। एक सप्ताह में? जी जी जी। इलाज मिल पाया था? पहुंच पाए थे सीतामढ़ी? रास्ते में भी दम तोड़ा है। रास्ते में? हाँ, रास्ते में एक आदमी, रास्ते में एक टेस्ट। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जब इस गांव पहुंचे तो हालात रोंगटे खड़े करने वाले थे। गलियों में कीचड़ ही कीचड़, सफाई के नाम पर स्प्रे करने की रस्म अदायगी हो रही थी। विभाग की ओर से गांव-गांव सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं सैनिटाइजर लेकर के यहाँ वहाँ छिड़काव कर रहे हैं और ये कदम इसलिए उठाए गए। हालांकि इन कर्मचारियों को भी पीपीई किट नहीं दी गई है। रेनकोट पहन के घर मकान दर मकान अलग अलग गलियों में जा करके ये कोशिश ये कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं। इसमें है क्या मशीन में आपके? सैनिटाइजर है और मेरा नाम नहीं पता है उतना। अच्छा, तो ये कहाँ ले जाते हैं आप? किन किन घरों पे चलते? छिड़काव कर रहे हैं घर में, द्वार पे, दरवाजा में, सड़कों पे, जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ पे छिड़काव। हर कोई करवाता है? हर कोई करने देता है आपको? आने देता? करने देता है। जब संक्रमण ने पूरी तरह इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया तो स्वास्थ्य विभाग की चेतना जागी। जांच टीम गांव आई और जब टेस्ट होने लगा तो एक के बाद एक गांव वाले पॉजिटिव निकलने लगे। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा इलाके में है और यहाँ गांव में जो बसंतपुर, माफ कीजिएगा, बसंतपुर गांव है और बसंतपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। ये दरअसल एक अच्छी तस्वीर है कि महामारी अगर फैली है तो गांव में सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन इस डायरी में अगर आज 60 टेस्ट हुए हैं, 8 लोग संक्रमित निकले हैं। आप ये समझिए कि प्रतिशत क्या होगा। लोगों का कहना है कि लगभग 20% आबादी ऐसी है जिनके अंदर संक्रमण या उसके लक्षण है, बुखार है, सर्दी खांसी है और डर के मारे लोग आना नहीं चाहते टेस्टिंग कराने। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 55-60 टेस्ट में अगर 8 लोग संक्रमित निकले हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में, तो संक्रमण की दर बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गाँवों में क्या होगी? ये वाकई स्थिति विस्फोटक है। ये तो बानगी है, घर घर बुखार और खांसी की सुनामी है, लेकिन लोग डरते हैं, जांच कराने से झिझकते हैं।
इसीलिए घरों से नहीं निकलते और कोरोना को दिन दूनी रात चौगनी फैलने का मौका देते हैं। सबको डर है, डर लेके आप क्या कीजिएगा, डर लेके आप क्या कीजिएगा, आप चिल्लाते रह गए, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया, बताइए किसको, जिसको मरीजी था उसको इलाज के लिए कोई भर्ती नहीं किया वहाँ पे, बताइए ये सब क्या कीजिएगा, मास्क वास्क पहना कीजिएगा, ये सब क्या कीजिएगा लेके। आपको भी है फीवर? जी, एक हफ्ते से। टेस्ट क्यों नहीं करवाया आपने? टेस्ट की सुविधा है ही नहीं, तो टेस्ट आप तो गांव में हो रही है, टेस्टिंग वाले आए हैं। आए हैं तो अभी पता नहीं चला। गांव में है, स्कूल में है, टेस्टिंग के लिए जाइए करवा लीजिए। अभी जाकर करवा लेते हैं, खबर नहीं होता है, पता नहीं होने देता है। आपको भी बुखार है? जी, हम एक हफ्ते से बुखार है, दवाई ले रही हो, सही हो जाए। बुखार है और जुकाम भी हो रहा ना, खांसी इतना होता है ना, बलगम भी उसमें बहुत आती है। इस गांव में आकर आज तक संवाददाता आशुतोष को यही लगा कि कोरोना को लेकर अज्ञानता का अंधकार ज्यादा है, दहशत इलाज पर भारी है, इंतजामों का टोटा है। ये बिहार के ज्यादातर गांवों का हाल है। सीतामढ़ी से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश में 5 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन वैक्सीन को लेकर यहां भी जबरदस्त मारामारी है। भोपाल के टीका केंद्र का हाल क्या है, देखिए जरा। मध्य प्रदेश में सरकार यह दावा कर रही है कि उसके पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उन्हें अभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त भोपाल के एक 1100 क्वार्टर नाम का इलाका है, वहां मौजूद है। इस स्कूल में वैक्सीन लगनी है। ये वैक्सीनेशन सेंटर है राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में। इस वैक्सीन सेंटर में करीब 300 लोगों को अब तक वैक्सीन लग गई है, लेकिन जैसे ही 300 का ये आंकड़ा पार हुआ उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस लगा दिया गया है। नोटिस है कि वैक्सीन अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। 300 वैक्सीन यहाँ पे दी गई थी जो अब खत्म हो चुकी है। अंदर अगर आप तस्वीरों में देखें तो जिन लोगों को टोकन मिल गया था, यानी 300 लोग जिनको वैक्सीन लगनी थी, जितनी वैक्सीन थी उतने टोकन मिल गए, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनको यहाँ बुलाया गया था, वैक्सीन के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें अब यहाँ से निराश होकर के वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे बीते कई दिनों से वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन उन्हें लग नहीं पा रही है। हर उम्र के लोग हैं, क्योंकि इस सेंटर में 45 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी है। लेकिन क्या सच है, ये हम सीधे उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं जो निराश होकर के जा रहे हैं। सर, क्या आपका नाम है, क्या यहाँ का अनुभव रहा है आपका? जी, मेरे को 5-6 बार हुआ। जैसे सुबह आओ तो एंट्री कराने के लिए तो बोलते हैं कि यार आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप दोपहर को आना, तो 2 बजे लग जाएगी। ऐसे मेरे को 4-5 बार आते हो गए। लोगों की जो 45 साल से ऊपर के हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो इनसे वैक्सीन ना होने की बात कहकर अगले दिन बुला लिया जाता है, लेकिन ये अगला दिन कभी आ नहीं पाता। 4 दिनों से लगातार ये वैक्सीन लगवाने पहुंच तो रहे हैं, लेकिन टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का टोटा है। सीमित संख्या में लोगों को वैक्सीन लग रही है और जितनी वैक्सीन केंद्र में उपलब्ध होती है उसके बाद जब तमाम लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं तो उन्हें इसी तरीके से निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि सरकार इसके बावजूद वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा का स्टॉक होने का दम भर रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। कोरोना काल में मरीज मर रहे हैं, तीमारदार तड़प रहे हैं, लेकिन वैसे कुछ लोगों का धंधा चमक रहा है जो कफन चोर हैं, दवाखोर हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं और सांसों के सौदागर हैं। उन चेहरों से नकाब हटेगा जो सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन तक से वसूली कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स को भी बेनकाब करेंगे जो मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे थे। सांसों के संकट के दुश्मनों का चेहरा बेनकाब। खुफिया चैम्बर से ऑक्सीजन की चोरी का खेल। ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी का भंडाफोड़। मुर्दों का कफन चुराकर बेचने वाला गैंग। कोरोना मरीजों को लूटने वाला फर्जी डॉक्टर। शहर शहर छापा, पकड़ा गया गड़बड़ झाला।
फर्जी दवाओं के काले खेल के पापी। महामारी में कालाबाजारी। एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जिसे कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक माना जाता है। इसी इंजेक्शन की कालाबाजारी मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हैं। लेकिन वैसे लोगों को आप क्या नाम देंगे जो नोट तो करारे ले रहे हैं लेकिन इंजेक्शन नकली दे रहे हैं और मरीजों की जान खतरे में डाल रहे हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का बड़ा कैंप। महामारी में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई। शहर शहर मरीजों के साथ जानलेवा खेल। नकली या असली रेमडेसिविर के गुनहगार। जिस इंजेक्शन से कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा रही है, उसी इंजेक्शन की नकली डोज अलग अलग शहरों में खुलेआम बेची जा रही है। महामारी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से पापी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। यकीन मानिए, किसी मरीज के लिए खरीदा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन असली है या नकली, कहना मुश्किल है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है। मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज लगाने के लिए मशहूर सिटी हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है। आरोप है कि सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप न सिर्फ मंगवाई बल्कि मरीजों को लगवा दी। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी। गुजरात की पुलिस आई थी। गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे। उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था, तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ दिन पहले जबलपुर के बड़े दवा कारोबारी सपन जैन की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान दवा कारोबारी सपन जैन ने सरबजीत का नाम कबूला है। आरोप के मुताबिक सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए थे। पुलिस ने सरबजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब मिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत इसके बाद ये आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 आईपीसी तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोप के मुताबिक सरबजीत ने सपन जैन के साथ मिलकर बड़ी संख्या में नकली इंजेक्शन मंगवाए। नकली इंजेक्शन की डोज कोविड के गंभीर मरीजों को लगाई गई। कहा जा रहा है कि कई मरीजों को अपनी जान तक खोनी पड़ी है। जबलपुर में नकली इंजेक्शन के खेल से पर्दा नहीं उठता अगर गुजरात में नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई होती। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 1 लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पूरे देश में की गई थी। इसी सप्लाई चेन से सपन जैन का चेहरा बेनकाब हो गया। सपन जैन की 3 दवा दुकानें पहले ही सील हैं। वहीं सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शीशी असली, रेमडेसिविर नकली। जोधपुर में नकली इंजेक्शन का जाल। अब जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी से मिलिए। नाम है भागीरथ। पुलिस ने भागीरथ के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। शक है कि ये इंजेक्शन नकली है। दरअसल भागीरथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में पानी भरकर मरीजों को देता था और तो और बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि भागीरथ वसुंधरा हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करता था। आरोप के मुताबिक भागीरथ एक इंजेक्शन 28,000 में बेचता था। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कभी ये बताता है कि उसकी डेथ हो गई थी, उसका बचाव है, और कभी ये बता रहा है कि जो इंजेक्शन नहीं लगाया वो मैंने बचा करके बेच रहा हूँ।
अभी वापस रिमांड लेकर के 2 दिन का और आगे पूछताछ करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वो किससे लेकर के आया है, कैसे बचाया है। नोएडा में नकली रेमडेसिविर के सौदागर, शीशी पर रैपर असली, अंदर रेमडेसिविर नकली। नोएडा पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर 9 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। नकली इंजेक्शन बेचने वाले इन आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी बहुत चौंकाने वाली है। सभी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। ये पहले हॉस्पिटल के बाहर कोरोना के मरीजों के तीमारदारों से मिलते हैं और फिर मोटी रकम लेकर इंजेक्शन का सौदा करते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन मरीजों के लिए देते वो नकली होता था। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन्स मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। एक इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शन्स भी बरामद हुए हैं। इन लोगों के पोजीशन से 2,40,000 रुपये बरामद हुआ है। 10 मोबाइलें बरामद हुई हैं, 3 बाइक बरामद हुई हैं, कुछ कंप्यूटर और कंप्यूटर के और भी एक्सेसरीज बरामद हुए हैं। सोचिए, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीज असली समझकर खरीद रहे हैं, देश भर में वही इंजेक्शन नकली मिल रहा है। दौलत के लालच में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि कोरोना के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर आज तक। एक ऐसी खबर अब आप सुनिए जो आपकी रूह कंपा देगी। मौत का नाम सुनकर ही लोग सिहर जाएं, लेकिन ऐसे भी बेगैरत लोग हैं जो शवों के कफन उतार कर चुरा ले जा रहे हैं। कोरोना महामारी में इंसानियत को शर्मसार करने वाले इन चेहरों को आप बहुत गौर से देखिए। ये वो आरोपी हैं जो शमशान और कब्रिस्तान से डेड बॉडी के कपड़ों को चुराते और फिर उन्हें बेच देते थे। सही सुना आपने, मुर्दों के कपड़ों के सौदागर हैं ये शातिर। पुलिस के मुताबिक बागपत में ये गैंग एक्टिव था जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित डेड बॉडी के कफन और कपड़ों पर हाथ साफ करता। मकसद होता था कपड़ों को दोबारा ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर बेचना। कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 520 डेड बॉडी की चादर, 127 कुर्ते, 140 शर्ट समेत दर्जनों कपड़े बरामद किए गए हैं। नाम चंदन चौधरी, पेशा आइसक्रीम विक्रेता, इल्जाम फर्जी डॉक्टर। सही सुना आपने, यही बायोडाटा है कानूनी शिकंजे में फंसे फर्जी डॉक्टर चंदन चौधरी का। कुछ साल पहले तक चंदन आइसक्रीम बेचा करता था, लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े, मरीजों को चूना लगाने के लिए चंदन डॉक्टर बनकर इलाज करने लगा। पुलिस के मुताबिक फर्जी डॉक्टर बनकर चंदन ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया, यहां तक कि हॉस्पिटल बनाकर मरीजों को भर्ती तक करने लगा। सोचिए, आइसक्रीम बेचने वाला चंदन कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा था, जिसके पास न तो कोई डिग्री है और न ही कोई अनुभव। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग को हॉस्पिटल के कर्मचारी ऑपरेट कर रहे थे। गैंग के सदस्य नकली हॉस्पिटल में काम करते थे, लेकिन असली धंधा था मेडिकल सामान की कालाबाजारी करना। आरोपियों की निशानदेही पर 4000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन किट, पीपीई, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर बरामद किया गया है। इससे पहले इनके द्वारा सुस्ता ग्राम से लव कुमार के घर पर छापेमारी की गई। वहां से भारी मात्रा में जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है वो मिला है, सैनिटाइजर मिला है और इस तरह की कई सारे सामान जो कोविड-19 से निपटने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स वहां से मिले हैं। जब लव कुमार की अरेस्टिंग हुई तो उससे जब फर्दर इन्वेस्टिगेट हम लोगों ने किया, हम लोगों उनसे बातचीत, उनसे पूछा, इंट्रोगेट किया, तो उसके बाद इन लोगों ने पूरे चेन का खुलासा किया है कि किस किस तरह से गवर्नमेंट सप्लाई के प्रोडक्ट्स को ये लोग चुराते थे और उसके बाद उसकी ब्लैक मार्केटिंग ओपन मार्केट में किया करते थे। आज तक ब्यूरो।
कोरोना महामारी में ऑक्सीजन का एक अदद सिलेंडर जिंदगी बचा सकता है। सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अब ऑक्सीजन के धंधेबाजों ने पार्सल से तस्करी का रूट तलाश लिया है। नहीं 10 नहीं 100 नहीं, पूरे 225 ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर। महामारी में सिलेंडरों की तस्करी का सीक्रेट रूट चौंकाने वाला है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन सिलेंडर के गोरख धंधे का पूरा रूट समझिए। मुंबई में ट्रेन से सिलेंडर कटिहार भेजे गए। सभी 225 सिलेंडर पर रेलवे का टैग है। पार्सल के जरिए सिलेंडर मुंबई से भेजे गए। कटिहार में होनी थी सिलेंडर की डिलीवरी। पड़ गया पुलिस का छापा, खुल गई पोल। आप देख सकते हैं, अगर गुप्त सूचना नहीं मिली होती तो मुंबई से तस्करी के जरिए कटिहार पहुंचे 225 सिलेंडर अपनी कालाबाजारी के ठिकाने तक पहुंच जाती। सूचना मिली है कि रेलवे से काफ़ी मात्रा में जो संभवतः 6 kg का है ऑक्सीजन सिलेंडर जो ट्रेन से आया है और सब पर LTT लिखा हुआ है। संभवतः ये लोकमान्य तिलक से आया है। इसकी संख्या भी हम लोग क्लियर नहीं गिने हैं, लेकिन लगता है कि 200 से 250 के बीच में है। और जो लाने वाले थे वो भी लगता है कहीं चले गए हैं या फरार हो गए हैं। इस संबंध में हम लोग सभी जांच कर रहे हैं कि क्या है, कहां से लाए हैं, क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं। हम लोग अभी इसीलिए आए हुए हैं और अभी जांच चल रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 225 ऑक्सीजन सिलेंडर को पार्सल के जरिए कटिहार भेजा गया, लेकिन किसने बुक किया और कटिहार में किसके नाम पर भेजा गया, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पूरे खेल में रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत थी। प्रशासन की माने तो इतनी बड़ी मात्रा में सिलेंडर को न तो कटिहार रेलवे ने मंगाया है और न ही किसी और सरकारी अस्पताल ने। अभी तक तो इसके दावेदार नहीं दिख रहे हैं। किया जा रहा है कि आखिर इस सिलेंडर को किसने मंगवाया कटिहार में और किस कारण से और किस यूजेज के लिए इतनी मात्रा में सिलेंडर को मंगवाया। छानबीन की जा रही है। जब तक पूरी मामले को छानबीन नहीं किया जाता है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। रेलवे के अधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है कि इसको गिनती का भी अवलोकन किया जाएगा कि आखिर इसको मंगवाया कौन है। यहाँ इस तरह के बड़े स्तर से इतनी सिलेंडर की आवश्यकता जो है किन लोगों को हो गई, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि रेलवे या जो भी है हमारे सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा मंगवाया नहीं गया। मामले की जांच शुरू हो गई है। सिलेंडर के साथ साथ 2 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, जिनका इस्तेमाल सिलेंडर को ठिकाने तक ले जाने के लिए किया जाता। पुलिस का कहना है कि कहीं न कहीं रेलवे के कर्मचारी कालाबाजारी के इस खेल में शामिल हैं। बेहद शातिराना अंदाज में ऑक्सीजन सिलेंडर की तस्करी रेलवे के जरिए की जा रही थी। मामले का खुलासा होने के बाद रेल प्रशासन ने 3 पार्सल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून के लंबे हाथ कालाबाजारी करने वालों के गिरेबान तक पहुंचते हैं या नहीं। विपुल राहुल, कटिहार, आज तक।